हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लेसन मिश्रा में। और आज हम लोग बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की कि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्या होती है। फिगर ऑफ स्पीच को जो है आपने पढ़ रखा होगा अपने 9, 10, 11, 12 में हिंदी में, जैसे आप अलंकार के नाम से जानते हैं। तो आज उसी अलंकार को हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से एक महिला अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, आकर्षित दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं और जो वक्ता हैं, अपने बातों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो अलंकार है, उनका प्रयोग करते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं पीसी रेन की क्या कहती है। आ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेट इफेक्ट। इसमें जो वर्ड आया है ग्रेट इफेक्ट, इसी से हमें आपको पकड़ लेना है कि विचारों में, ठीक है ना, ग्रेटर इफेक्ट मतलब कहने का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का। बी यूज फिगर ऑफ स्पीच टू प्रोड्यूस ब्यूटी। जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका प्रयोग हम करते हैं किसमें? अपने लेखन में या अपने बातों में या अपने स्टेटमेंट में, ठीक है। उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं हम उसका प्रयोग, ठीक है। नोबिलिटी ऑफ आइडियाज़, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे विचार हैं, उनकी श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए हम जो है फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। एंड फोर्स, और अपनी बातों पर बल देने के लिए, ठीक है, बातों को ज़्यादा दबाव के साथ बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। फोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिक्स वाला फोर्स लगाना है। यहाँ पर फोर्स से मतलब ये है कि जो हमारी बात है उसको लोग समझें, ठीक है ना। इसलिए उस बात का दबदबा बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि बोर्ड ने आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो है केवल जो 7 टाइप की जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब की हैं, लेकिन होती तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 प्रकार की जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो हमें पढ़नी है। कौन कौन सी? सिमली पढ़नी है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोली, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया। ये 7 प्रकार की ही हैं जिनको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। आप लोग परेशान ना हो। आइए देखते हैं पहली फिगर ऑफ स्पीच। तो जो पहली फिगर ऑफ स्पीच है हमारी वो है सिमली। क्या है सिमली? मतलब इसे हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार, ठीक है ना। उपमा से आप समझ में आने लगा होगा कि इसमें हम क्या करते थे? उपमा में तुलना करते थे। क्या करते थे? दो असमान चीज़ों की या भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों की हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। इन अ सिमली अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। मतलब कहने का जो दो ऑब्जेक्ट होंगे, कैसे? डिफरेंट काइंड के। कैसे? डिफरेंट काइंड, मतलब अलग अलग प्रकार की जो दो चीज़ें होंगी उसमें हम क्या करेंगे? कंपेरिजन मतलब तुलना करते हैं हम दो चीज़ों में, ठीक है। विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। और उनमें कम से कम जब हम तुलना करेंगे तो किसी न किसी एक बिंदु पर या एक बात में वो क्या होंगी? कॉमन होंगी, अर्थात समान होंगी, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको पहचानना कैसे होगा कि भाई ये सिमली है। तो जो सिमली होती है, सिमली में ये 3 वर्ड, इन्हें आप नोट कर लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए कि ये जो 3 वर्ड हैं, लाइक, सो और एज, ये जो एज, लाइक और सो शब्द हैं, ये आपको कहीं ना कहीं जो है आपका क्या कहना चाहिए, जो आपका वाक्य दे रखा होगा उसमें ये मिलेगा, ठीक है। एज मिलेगा, लाइक मिलेगा और सो मिलेगा, ठीक है। एज, लाइक, सो मतलब ये तुलना के लिए आते हैं, ठीक है। तो अब इसे हिंदी में थोड़ा सा समझते हैं, हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में क्या है कि तुलना की जाती है। इसमें सीधी बात ये हो गई कि इसमें हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। किस किस की तुलना करते हैं? तो तुलना करते हैं हम भिन्न भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की जो कम से कम किसी एक बात में समान होंगी। कैसी होंगी? किसी ना किसी एक बात में वो क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल है हमारा लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। जो जीवन है वो किसके समान है? स्वप्न के समान है। तो अब आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें देखिए ये लाइक दे रखा है। क्या दे रखा है? लाइक। क्या दे रखा है मित्रों?
लाइक दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीवन है और जो आपका क्या है ड्रीम है, इन दोनों की तुलना की गई है। भाई जिस प्रकार से हम बहुत सारे स्वप्न देखते हैं और उन सपनों का कोई भी जो है क्या कह सकते हैं कुछ पता नहीं होता कि वो पूर्ण होंगे या नहीं होंगे, उसी प्रकार से जो हमारा जीवन है उसका भी कुछ नहीं पता होता है कि आज हम जो कार्य कर रहे हैं हो सकता है उस कार्य को करने के लिए हम कल हों या ना हों। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है आपकी लाइफ और दूसरी है आपका ड्रीम। तो इन दोनों की तुलना की गई है और तुलना करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, लाइक का। तो ठीक है मित्रों, तो जहाँ पर तुलना होगी, जहाँ पर सिमिली होगी, वहाँ पर आपको ये तीनों शब्द मिलेंगे, एज, लाइक और सो, और इसे आपको देखना है और तुरंत अपना ऑप्शन लिख देना है या बता देना है कि इसमें सिमिली होगी। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है हमारा आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। क्या हुआ भाई, आई वंडर्ड लोनली, मैं अकेला भटक रहा था। वंडर्ड मतलब भटकना या घूमना, अर्थात उद्देश्य रूप मतलब उद्देश्य रहित होकर कहीं घूमना भटकना ही कहलाता है। तो मैं भटक रहा था लोनली अकेला, एज अ क्लाउड किसकी तरीके, एक क्लाउड की तरीके से भाई, एक क्या कहना चाहिए आपका एक बादल की तरीके से। तो इसमें भी तुलना की गई है किसकी, बताइए आप लोग बताइए, इसमें तुलना की गई है किसकी, घूमने की और किसकी, क्लाउड की, ठीक है। इन दोनों की तुलना की गई है। तुलना करने वाला शब्द कौन सा है, एज। तो यहाँ पर भी आपने एज देखा, आप तुरंत अपना आंसर क्या लिखेंगे, सिमिली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द नाइट इज डार्क एज ब्लैक स्टोन। यहाँ पर नाइट की तुलना की गई किससे, ब्लैक स्टोन से। जो नाइट है और जो ब्लैक स्टोन है वो कैसा है, यहाँ पे राइटर बता रहा है कैसा कि भाई डार्क है। तो जो नाइट इज द डार्क एज द ब्लैक स्टोन, की रात किसकी तरह काली है, ब्लैक स्टोन की तरह। यहाँ पर भी हमारा कंपैरिजन करने के लिए जो एक वर्ड है वो कौन सा मिल गया हमें, एज। क्या मिल गया मित्रों, एज यहाँ पर हमें मिल गया है। तो एज से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हमारा शब्द है एज पाया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिमिली होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, कि जो मेरा प्रेम है वो कैसा है, लाइक अ रेड रेड रोज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कवि है उसने तुलना ये की है कि जो उसका प्रेम है वो कैसा है, रेड है, रेड है और रोज़ है। तो जो कवि का जो प्रेम है वो किसके प्रकार है, लाल लाल गुलाब के समान है। कैसा है, लाल लाल गुलाब के समान है। और तुलना करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, लाइक का। तो यहाँ पर भी सिमिली होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यहाँ पर भी एज दे रखा है मित्रों। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, तो ये बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं। अब से पहले जिन लोगों ने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए होंगे पहले, अब से 2-4 साल पहले, तो मर्सी नाम की एक पोएम थी पोइट्री सेक्शन में। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, लाइन्स है, वहीं से ली गई है, ठीक है। और ये जो मर्सी पोएम थी वो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई थी, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित है। तो यहाँ पे बताया गया है इट ड्रॉप एज ए जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये जो मर्सी है, ये जो दया है, उसी प्रकार से नीचे गिरती है, समझ गए, जिस प्रकार से जो क्या एक जेंटल रेन बताया है यहाँ पर, किसे, मर्सी के लिए एक जेंटल रेन बताया है, ठीक है, जो कवि है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर एस दे रखा है मित्रों, तो एस से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, सिमिली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। भाई देखो, मेटाफर को जो है इम्प्लाइड सिमिली कहा जाता है। इम्प्लाइड सिमिली मतलब कहने का जो सिमिली था उसमें भी हम तुलना कर रहे थे एज, लेकिन एज लाइक सो का प्रयोग कर रहे थे। तुलना हम मेटाफर में भी करेंगे, लेकिन एज लाइक और सो शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ मेटाफर इज अ इम्प्लाइड सिमिली, ठीक है। क्या है, क्या होता है मेटाफर आपका, एक इम्प्लाइड सिमिली होता है, अर्थात अव्यक्त उपमा,
ठीक है। इम्प्लाइड सिमली होता है जिसमें क्या हो, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपेरिजन आर आइडेंटिफाइड एंड वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन सो एज लाइक आर नॉट यूज्ड। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है मित्रों, हम करते हैं तुलना। ठीक है, तुलना हम इसमें भी करेंगे, लेकिन जो एज लाइक और जो सो शब्द हैं जिनका हम प्रयोग सिमली में करते थे इसमें नहीं करेंगे। ठीक है ना। इनमें क्या होगा, जब हम तुलना करेंगे तो जब भी हम दो अलग अलग चीज़ों की जब हम तुलना करेंगे तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, समरूप बना दिया जाता है, एक जैसा ही बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो आइए देखते हैं उदाहरण, जैसे लाइफ इज अ ड्रीम। अब से पहले हमने क्या पढ़ा था सिमली में, सिमली में हमने पढ़ा था लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, कि जीवन जो है एक स्वप्न के समान है। तो अब इसमें समान ना कहते हुए यहाँ पर सीधे सीधे कह दिया जाएगा, सीधे सीधे तुलना की जाएगी कि जीवन जो है वो स्वप्न है। ठीक है ना, क्या है, जीवन जो है स्वप्न है। क्यों है, क्योंकि जीवन का कोई भी भरोसा नहीं होता है। जिस प्रकार से आपके स्वप्नों का कोई भरोसा नहीं होता है, उसी प्रकार से जीवन का भी कोई भरोसा नहीं होता है कि कब समाप्त हो जाएं। जिस प्रकार से आपके सपने पूर्ण नहीं होते हैं, उस प्रकार से कुछ लोगों का जीवन भी पूर्ण नहीं हो पाता है और उससे ही पहले वो स्वर्ग चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बात की गई है कि लाइफ इज ए ड्रीम, सीधे सीधे शब्दों में जो है जीवन की तुलना किससे कर दी गई है, एक स्वप्न से। जीवन की और स्वप्न की तुलना हो रही है। फिर अगर हम बात करें, नेक्स्ट उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, द कैमल इज द शेप ऑफ डेजर्ट। अब यहाँ पर भी बात कहने की ठीक भी है, क्योंकि जो डेजर्ट होता है, आपका रेगिस्तान होता है, वहाँ पर कोई अन्य जो जानवर है वहाँ पर उतना ज़्यादा कारगर नहीं है जितना कि कैमल है, ऊँट है। इसीलिए ऊँट को यहाँ पर सीधे सीधे तुलना करते हुए क्या कह दिया है, ऊँट के लिए शेप ऑफ द डेजर्ट, अर्थात जो हमारा रेगिस्तान है वो उसका जहाज कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। तो जो मित्रता है वो कैसी है, एक छांव देने वाला वृक्ष है। ठीक है, कितनी अच्छी बात कही है कि मित्रता जो है आपका छांव देने वाला वृक्ष के समान होता है। लेकिन ये तभी होता है जब मित्रता आपकी कैसी होगी, सच्ची होगी। वैसे मित्र नहीं चाहिए जो आपकी जेब में पैसा है, चाट पकौड़ी खाई और चल दिए। अगर आपका मित्र आपके बुरे समय में या हर समय में, चाहे वो समय बुरा हो अच्छा हो, सुख में दुख में जो शामिल होगा, वही आपका सच्चा मित्र है। और ऐसी ही मित्रता जो होती है वो छांव देने वाले वृक्ष के समान होती है। तो यहाँ पे जो कवि है वो सीधे सीधे तुलना कर रहा है मित्रता की किससे, एक छायादार वृक्ष से। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूज वॉज ए डैगर टू हिज हार्ट। मतलब द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, जो न्यूज़ थी, ठीक है, वो न्यूज़ की तुलना किससे की गई है, डैगर से। किससे की गई है, डैगर से। जो न्यूज़ थी वो उसके हृदय के लिए कैसी थी, डैगर थी। जिस प्रकार से एक डैगर, मतलब कहने का क्या होता है, वो खंजर जैसे कहते हैं, डैगर मीन्स खंजर। जिस प्रकार से खंजर से एक व्यक्ति के हृदय पर वार किया जाता है, उसी प्रकार से जो न्यूज़ थी, मतलब न्यूज़ जो थी इतनी ज़्यादा दुख देने वाली रही होगी कि वो जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ ने सीधे सीधे उस व्यक्ति के हृदय पर क्या कर दिया, वार कर दिया मित्रों। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है वो किसका है, मेटाफर का है। तो मेटाफर में आप ये सीधे सीधे समझ लीजिए तुलना होगी, लेकिन एज लाइक और सो का यूज़ नहीं होगा, डायरेक्टली तुलना कर दी जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब आप समझते हैं मानवीकरण। मानवीकरण आइए देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर समझते हैं। इन अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, समझिए इनको, इन पे ध्यान देना है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट टू एज लिविंग बीइंग्स। मतलब कहने का, जो बेजान चीज़ें हैं, निर्जीव और सजीव, आपने बहुत पढ़ा होगा साइंस में, कक्षा 8 तक तो सभी ने साइंस पढ़ी होगी। तो जो निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आपको पता होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्या अमूर्त संज्ञा पढ़ी थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो
जो निर्जीव चीज़ें हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, मतलब वो चीज़ें जो अमूर्त हैं, जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज़ें, उनको कैसे प्रस्तुत किया जाता है? जीवित चीज़ों की तरह। किसकी तरह प्रयोग किया जाता है? जीवित चीज़ों की तरह उन्हें हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए हिंदी में समझते हैं, निर्जीव वस्तुओं और अमूर्त विचारों को सजीव मान लिया जाता है। कैसा मान लिया जाता है? सजीव, जैसे कि वो जीवित हों। अब उदाहरण देखेंगे तो आप और क्लियर होगा। उदाहरण देखते हैं चलिए। तो जो उदाहरण है वो हमारा क्या कह रहा है? पहला उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल हमारा कहता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। लेकिन बेटा आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे उनको आप देखते हो या नहीं देखते हो? दिखाई देते नहीं दिखाई देते हैं या अदृश्य अवस्था में आते हैं? क्या आपने एक्सपीरियंस को कभी देखा है? एक्सपीरियंस होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। और जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ठीक है, ना ही उसे देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, जैसे अमूर्त अवस्था में अगर हम बात करें, ये अमूर्त चीज़ है कि जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन ना ही देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है, उसका मानवीकरण किया गया है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। अब देखिए जो डेथ है उसने क्या किया? मृत्यु को देखा है किसी ने? नहीं देखा है। तो मृत्यु भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो क्या करती है? आइसी हैंड्स, अपने ठंडे हाथों से क्या करती है? राजाओं की तरफ बढ़ती है और उन्हें वो मार देती है, या अर्थात मृत्यु के ठंडे हाथों के द्वारा राजाओं की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो है डेथ को पर्सोनिफाइज किया गया है और इसीलिए डेथ के साथ यहाँ पर हिज लगाया गया है, क्योंकि जो हिज, हर या जो भी पॉजिटिव केस अगर लगेगा तो वो किसके लिए लगेगा भैया? इस प्रकार के पॉजिटिव केस किसके लिए लगेंगे? आपके सजीव चीज़ों के लिए जो लिविंग है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बंस। ये आपने बहुत बार सुना होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको सुनाया होगा और आपके घर में भी आपको ये सुनने के लिए मिलता होगा। अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले तो समझ लो कि अपॉर्चुनिटी होती क्या है। पता है किसी को? किसी ने देखा है? अपॉर्चुनिटी मतलब मौका या अवसर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बंस। अपॉर्चुनिटी एक ना एक बार जो है दरवाज़ा खटखटाती है, मतलब कहने का आपको एक ना एक बार जो है मौका मिलता है, लेकिन आप उस मौके को देख नहीं पाते और उसको आप भुना नहीं पाते। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी पर्सोनिफाइड किया गया है, जैसे कि वो सचमुच हमारे दरवाजे पे आती हो, ठीक है, आपके दरवाजे पे आएगी, आप उसे बुला के लाइए, चाय पिलाइए, नाश्ता कराइए। देखा है कभी अपॉर्चुनिटी को? नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पर जो कवि है उसकी कल्पना है और उसके शब्दों की शक्ति है, जिसने इसे क्या किया? पर्सोनिफाइड करा दिया, मानवीकृत कर दिया, एक इंसान के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एनग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एनग्जाइटी मतलब क्या होती है? चिंता। तो चिंता किसी के फेस पे बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। तो लेकिन यहाँ पर प्रयोग किया गया कि एनग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब जो एनग्जाइटी थी वो उसके किस पे? चेहरे पर बैठी हुई थी, अर्थात उसका चेहरा उदास था। चेहरा उदास चेहरे को बताने के लिए कवि ने इस बात में वजन डालने के लिए जो एनग्जाइटी है उसको किसी के चेहरे पर बिठा दिया। तो यहाँ पर जो एनग्जाइटी है उसे जो है पर्सोनिफाइड कर दिया है कि भाई कोई लड़की होगी, उसके चेहरे पे एकदम कूद के एनग्जाइटी बैठ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द सन स्माइल्ड डाउन हर फेस। और जो सन था, जो सूरज था, उसके चेहरे पर क्या हुआ? मुस्कुराने लगा। ठीक है, अब भैया सूर्य तो मुस्कुराएगा नहीं, सूरज अगर थोड़ा सा नीचे आ गया तो मुस्कुराना तो दूर है, जीवित रहना मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य को जो है इसकी स्माइल के साथ कोरिलेट करते हुए यहाँ पर जो उसे पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लव इज़ ब्लाइंड। भैया अंधा तो आदमी होता है,
जानवर भी हो सकता है। प्रेम कैसे अंधा हो सकता है? क्यों? क्योंकि प्रेम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रेम को आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रेम है, जो लव है, उसे पर्सोनिफाइड करते हुए वहाँ पर इसे अंधा बता दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रॉफी, मतलब संबोधन, ठीक है। संबोधन का मतलब ये होता है कि किसी को पुकारना। सीधी बात तो ये है कि भाई किसी को संबोधित कर दिया, फलाने भैया को संबोधित कर दिया, फलाने साहब को संबोधित कर दिया, किसी एक व्यक्ति के बारे में इसमें बताया जाता है। एन अपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो जो संबोधन होता है, अपोस्ट्रॉफी होता है, उसमें पता है किसे संबोधित किया जाता है? या तो किसी मरे हुए व्यक्ति को जो जीवित ना हो, पहले मर चुका हो, टू द एब्सेंट, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित किया जाता है जो एब्सेंट हो, ठीक है, वहाँ पर उपस्थित ना हो, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, या फिर किसी ऐसे चीज को मतलब कहने का संबोधित किया जाएगा जो पर्सोनिफाइड हो, मतलब जिसे मानवीकृत कर दिया गया हो, जो कि हमने पहले पर्सोनिफिकेशन में पढ़ रखा है। तो आइए अब देखते हैं इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। मृत अनुपस्थित व्यक्ति या मानवीकृत पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कहीं। और एक चीज ये है कि इस वाक्यों में ओ या ओ, ठीक है, ओ या मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन अर्थात संबोधन चिन्ह, ये जो चिन्ह है ना, ये मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन का कहलाता है। तो ये चिन्ह दे रखा होगा, ये साइन आपको मिलेगा उस वाक्य में, या फिर उस वाक्य में ओ या ओह का प्रयोग भी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अपना उदाहरण। पहला उदाहरण है, एग्जाम्पल है हमारा ये कि ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, कि ओ मृत्यु वेयर इज दाई स्टिंग, कि तेरा दंश या तेरा दर्द कहाँ है। तो यहाँ पर किसको संबोधित किया जा रहा है? मृत्यु को। मृत्यु को पर्सोनिफाइड करते हुए उसको संबोधित कर दिया जा रहा है। और उसके साथ में क्या है, जो मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन है ये भी यहाँ पर लगा हुआ है। पहचानने की ट्रिक समझिए आप लोग, ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आप बस सीधे सीधे आंसर अपना लिख दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये जो लाइन्स है मैं आपको आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए बता दूं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, जो पोएम है लंदन 1802, ठीक है ना। उसमें मिल्टन के बारे में यहाँ पर कवि कहता है कि मिल्टन को संबोधित किया है। मिल्टन साहब तो मर चुके हैं, ठीक है, मृत हैं। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस टाइम, कि काश तुम इस समय जीवित होते, ठीक है। तो मिल्टन को संबोधित किया गया है और मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये भी दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, कि ओ कब्र तेरी विजय कहाँ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन है, ओ भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन। ये जो लाइन्स हैं, अब से पहले जब आपका सिलेबस था 12th का, उसमें एक पोएम थी ओ कैप्टन माई कैप्टन, वाल्ट विटमन के द्वारा रचित, ठीक है। तो वहाँ से ली गई हैं। तो यहाँ पर जो ओ कैप्टन माई कैप्टन है वो अब्राहम लिंकन के लिए यहाँ पर उन्होंने ओ कैप्टन शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ पर ओ भी दे रखा है और मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ठीक है ना मित्रों। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। एक और देख लेते हैं अंतिम, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, कि थेम्स यहाँ पर नदी है, क्या है, नदी है, और नदी को यहाँ पर पर्सोनिफाइड करते हुए यहाँ पर उसको संबोधित किया जा रहा है। और यहीं पर जो देखिए आप मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि हे स्वीट थेम्स, हे प्यारी थेम्स नदी, रन सॉफ्टली धीरे धीरे चलो, टिल आई एंड माई सॉन्ग, कि जब तक कि मैं अपना गाना पूरा ना कर लूँ, ठीक है मित्रों। तो मैं समझता हूँ यहाँ अपोस्ट्रोफी तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी हाइपरबोल। हाइपरबोल अतिशयोक्ति। हाइपर का मतलब सीधे सीधे समझ लो भैया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई बातें हों,
ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को या तो बड़ा कर दिया जाए या चीज़ों को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया जाए। ठीक है, मतलब वो ना तो बड़ी है ना छोटी, वो सामान्य चीज़ें ही हैं, लेकिन उन्हें क्या कर दिया जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात की जाएगी या फिर उनको बहुत ज़्यादा छोटा या तुच्छ मान लिया जाएगा। तो देखते हैं, हाइपरबोली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, मतलब चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, या तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं या फिर और लेस, या फिर वो बहुत ज़्यादा तुच्छ या छोटी हैं। बेटर या तो बहुत अच्छी हैं, और वर्स या फिर वो बहुत बेकार हैं। तो इस प्रकार से जो है हाइपरबोल में चीज़ों को बताया जाता है। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या बताया है कि वस्तुओं की वास्तविक स्थिति को अधिक बड़ा या छोटा, अधिक अच्छा या बुरा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जैसी कि वो नहीं है तो उससे भी अच्छा उन्हें बताया जाएगा या उससे भी बुरा उन्हें बताया जाएगा। तो उदाहरण हम देखते हैं, हमारा उदाहरण क्या है। नेक्स्ट पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हमारा ये है कि देयर मिस्चीफ वाज माउंटेन हाई। अब भाई किसी बच्चे ने जो है शरारत कर दी, मिस्चीफ मीन्स शरारत, शैतानी, नटखट बच्चे होते हैं, शैतानी करते ही हैं। तो उनके घर वालों ने क्या कहा कि देयर मिस्चीफ वाज माउंटेन हाई, कि उनकी शैतानी तो ऐसी थी जैसे जितनी बड़ा माउंटेन होता है। मतलब जो शैतानी की बच्चे ने वो पहाड़ के बराबर कर दी भैया, पहाड़। अब समझ लो, इतनी बड़ी शैतानी बच्चा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, और जो उसकी शैतानी है उसको क्या बता दिया इन्होंने, माउंटेन हाई, कि भैया उसकी जो शैतानी थी वो इतनी बड़ी थी कि इतना बड़ा पहाड़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दे आर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रोंगर देन लॉयंस। यहाँ पर अब कुछ लोगों की बात हो रही, दे आर स्विफ्टर देन ईगल्स, वे ईगल से भी ज़्यादा तेज हैं भैया। कैसे हैं? ईगल से भी ज़्यादा तेज हैं। कौन हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता इंसान कोई हो सकता है, कोई सामान्य इंसान तो नहीं हो सकता, कोई सुपर नेचुरल चीज़ें हों तो अलग बात है। एंड स्ट्रेंजर देन लॉयन, स्ट्रोंगर देन लॉयन, और जो लॉयन है शेरों से भी ज़्यादा क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली हैं। तो भैया ऐसे लोगों को शेरों के सामने भेज देना, पता चल जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्गर है कौन नहीं है। तो यहाँ पर जो है बड़ा चढ़ाकर बात कर दी गई, जो व्यक्ति हैं उनको ईगल से तेज बताया गया है और उन्हें शेरों से भी ज़्यादा क्या बताया गया है, शक्तिशाली बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 10,000 सा आई एट अ ग्लांस। ये जो लाइन है आपकी डैफोडिल्स से ली गई है। किससे ली गई है? डैफोडिल्स से, जो कि विलियम शेक्सपियर की पोयम है। तो वहाँ पर बताया जाता है कि 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, कि मैंने एक ही नज़र में, एक ही दृष्टि में 10,000 को देख लिया। किसको देख लिया? यहाँ पे डैफोडिल्स की फूलों की बात हो रही है। एक्चुअल में पोएम में जो है डैफोडिल्स के फूलों के बारे में बताया गया है। तो कभी कहता है कि मैंने एक बार में ही टकटकी लगा के क्या किया, 10,000 फूलों को देख लिया। क्या ऐसा संभव है कि आप एक बार में 10,000 देख लो? और ज़रूरी तो नहीं 10,000 हो, 5,000 भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं, एक्यूरेट भी नहीं है। तो यहाँ पर बातों को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास से आप ये समझ लो कि जिस काम के लिए आपके घर वाले मना करते हैं और आप वही काम करते हो तो वो विरोधाभास होता है। ठीक है ना? पिताजी कहते हैं कि शैतानी नहीं करनी है, आप करते हो, अरे करनी कैसे नहीं है, तो ये विरोधाभास है। इस तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखते हैं, एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज। सीधी सीधी बात समझ लीजिए भैया, टू अपोजिट आइडियाज होंगे, दो अलग अलग विचार होंगे। कैसे? जो कि विरोधी होंगे एक दूसरे के। ठीक है? आर पुट टुगेदर, उनको एक साथ रख दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब समझ लीजिए, दो विरोधी गुण या विरोधी जो विचार होंगे उन्हें एक साथ रख दिया जाता है। अब देखो उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण क्या है हमारा? लव इज़ बिटर स्वीट। अब भैया ऐसा बताओ, कोई मिठाई तो आपने खाई होंगी, खाते ही होंगे, शौकीन भी होंगे कुछ लोग। तो आपने कोई ऐसी मिठाई खाई है, ऐसा कोई स्वीट खाया है जो बिटर हो, कड़वा हो? नहीं खाया होगा। और कड़वा होगा तो फिर वो मिठाई किस बात की? ठीक है ना? तो यहाँ पे बताया गया है कि लव इज़ बिटर स्वीट, जो प्रेम है वो क्या है? कड़वा मिष्ठान है। क्या है? कड़वा मिष्ठान होता है। ठीक है? तो यहाँ पर दो अलग अलग विचार हो गए, एक तो बिटर और स्वीट, और ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं?
विरोधी हैं और दोनों को एक ही जगह रख दिया गया है कि प्रेम क्या है, कड़वा मिष्ठान है, कड़वी मिठाई, ऐसा कड़वी मिठाई तो कोई होती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जेम्स फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल इन इंग्लैंड। बहुत बढ़िया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जेम्स फर्स्ट जो राजा था वो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मूर्ख था। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि भाई बुद्धिमान भी है और मूर्ख भी है, तो या तो ये बुद्धिमान नहीं होगा या फिर ये मूर्ख नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो अपोजिट आइडियाज़ हो गए। ठीक है, वाइज और फूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन और सीक्रेट की हम बात कर लेते हैं। अगर कोई सीक्रेट है, ठीक है, राज है, तो वो ओपन नहीं हो सकता। तो मतलब कहने का भाई एक खुला हुआ, यह एक खुला हुआ राज है। तो ओपन एक विरोधी शब्द है सीक्रेट का, दोनों ही शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीमोरन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सी वाज फीलिंग स्वीट पेन इन लव, कि वह जो थी मीठा मीठा दर्द महसूस कर रही थी, किसका, प्रेम का। अब प्रेम को तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं, अभी स्वीट और पेन की बात हम करते हैं कि यही हमारे काम का है। तो कोई भी दर्द मीठा नहीं होता है, कोई दर्द मीठा होता है। अगर दर्द मीठे होते तो हर व्यक्ति दर्दों को पसंद करता, इसीलिए लोग दर्दों को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्वीट अपोजिट है किसका, पेन का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ भी है। दोनों वाक्यों को आप देखिए, हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। बहुत ही फिलोसफिकल लाइनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो विरोधी आइडियाज़ हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ भी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो उसके पास सब कुछ होगा या फिर उसके पास सब कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओनोमोटोपोइया। ये अंतिम है और आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए, ये बहुत ही यूज़फुल होती हैं। बहुत समय में जो है आपके लिए बनाता हूँ, बहुत मेहनत करके। ठीक है ना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी किया करें। तो जो ओनोमोटोपोइया है, ओनोमोटोपोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक। जहाँ जिस सेंटेंस में या लाइंस में आपको ध्वनि का बोध हो जाए, वहाँ पर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ओनोमोटोपोइया हो जाता है। देखते हैं क्या कहती है इसकी डेफिनेशन। इट इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ ए वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, कि किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। क्या हो जाए, किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। और सीधी सीधी बात है कि इसमें किसी न किसी प्रकार का जो आवाज़ होगी, जो ध्वनि होगी, उसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण में। उदाहरण है हमारा पहला, आई हियर द हमिंग ऑफ बीज। जो हमिंग है ना, ठीक है, हमिंग का मतलब समझते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी जो आवाज़ होती है, पे पे चे पे, जो जैसी भी होती हो, उसको यहाँ पर हमिंग बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसका प्रयोग किया गया है, हमिंग का। और हमिंग से क्या अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, क्या है भैया, कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं उनके बोलने की आवाज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द मॉर्निंग ऑफ डब्स। ठीक है, मॉर्निंग का मतलब होता है कराहना, और जब व्यक्ति कराहता है तो आवाज़ आती है, ध्वनि होती है। डब्स मीन्स, डब एक पक्षी होता है, ठीक है ना, कबूतर भी कह सकते हो। तो क्या कहते हैं कि द मॉर्निंग ऑफ डब, जो पक्षी है उसकी कराहने की आवाज़। ठीक है, नेक्स्ट है स्नैक्स हिस। और जो स्नैक होते हैं, जो सांप होते हैं, वो फुसकारे लेते हैं। आपने में से कुछ जो है ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते होंगे, तो उन्हें ये ओनोमोटोपोइया बहुत इजी हो जाएगा। तो जो स्नैक है वो क्या करता है, हिस हिस की आवाज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आ वर्ड ट्विटर। ये ट्विटर वो नहीं है जो आप चलाते हो, ठीक है, यहाँ पे ट्विटर्स की बात कर रहे हैं, मतलब उसका वही भी होता है ट्वी ट्वी करना, ठीक है, बोलना। तो आ बर्ड ट्विटर्स, एक जो पक्षी होती है उसकी जो बोलना होता है, उसकी जो मधुर आवाज़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्विटर्स। यहाँ पर भी आवाज़ का बोध हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आ क्रो काउस। काव काव जो कौआ होता है वो
कैसे बोलता है, काँव काँव बोलता है। तो यहाँ पर भी क्या, आवाज़ का बोध हो रहा है, और उस आवाज़ के बोध से ही हमें इस पूरी बात की जानकारी मिल रही है, उसी से हमें उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि भाई पता ही नहीं चला ये काव क्या है। भाई काव का मतलब कौवे की बोलने की आवाज़। तो मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जितना ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।